अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने पढ़ने हैं वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ेस। सो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वाल्व्स जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको बताए कि आपके पास एक वाल्व इधर होती है जो बेसिकली लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है। इसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व। ठीक है, ये माइट्रल वाल्व टाइम टू टाइम, अब मेरे पास वो वाली चीज़ तो नहीं है, टाइम टू टाइम ओपन होती है, ब्लड सारा नीचे आता है, फिर ये क्लोज हो जाती है। सो दिस इज़ माइट्रल वाल्व। इसी तरह एक वाल्व जो है वो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है और इसको हम कहते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व। यहाँ से अगर हम देखें तो जो राइट वेंट्रिकल है इसने सारा ब्लड भेजना होता है आपकी पल्मनरी सर्कुलेशन में। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी सर्कुलेशन के बीच में भी एक वाल्व है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मनरी वाल्व। जब वो क्लोज होती है तो ड्यूरिंग ओपन होती है तो ड्यूरिंग सिस्टली सारा ब्लड उधर चला जाता है, फिर वो क्लोज होती है और ब्लड आगे लंग्स की तरफ जाता है। और सेम एज अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर एओर्टा के साथ कनेक्टेड होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में क्या होती है, एओर्टिक वाल्व होती है। सो मैं आपको ये कह रही हूँ कि टोटल हमारे पास जो है वो 4 वाल्व्स होती हैं। माइट्रल वाल्व होती है, इसी तरह हमारे पास ट्राइकैस्पिड वाल्व होती है, माइट्रल को बाइकैस्पिड भी कहते हैं। ठीक है, और फिर आपको बताया कि पल्मनरी वाल्व है और एओर्टिक वाल्व है। माइट्रल वाल्व यूजुअली प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकैस्पिड होती है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। पल्मनरी वाल्व होती है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मनरी वेसल्स के बीच में। और जो एओर्टिक वाल्व होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। अब इन वाल्व्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो ये वाल्व जो है वो नैरो हो जाती है, ठीक है, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, अब जब स्टेनोसिस हुई हुई है तो जाहिर सी बात है कि ब्लड उतना ज़्यादा नहीं डायसिस्टली में नीचे आ सकेगा जितना नॉर्मली आना चाहिए था। दूसरी बात ये होती है कि ये टाइम टू टाइम वाल्व्स जो है वो ओपन होती हैं, ब्लड सारा नीचे आता है, फिर ये क्लोज हो जाती है। कुछ लोगों के अंदर ये जो है वो प्रॉपरली क्लोज ही नहीं होती हैं, तो ड्यूरिंग सिस्टली जब ब्लड आगे इजेक्ट होता है फोर्सफुली तो ब्लड जो है वो कुछ वापस ऊपर चला जाता है। दिस इज़ नोन एज रीगर्गिटेशन। अगर प्रॉपरली ओपन नहीं है, तंग है, तो दैट इज स्टेनोसिस। और प्रॉपरली क्लोज नहीं होती तो वो रीगर्गिटेशन कहलाता है। क्या कंसिक्वेंसेस हैं? अगर आपने सारा सीरियस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये माइट्रल स्टेनोसिस आपके लिए समझना मुश्किल है ही नहीं है। ठीक है, सो माइट्रल स्टेनोसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। सो माइट्रल स्टेनोसिस की बात कर लेते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस बेटे ने आपको कहा है कि ये जो वाल्व है ये बेसिकली पड़ी हुई होती है बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा ही है ना, बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होगा ये कि माइट्रल स्टेनोसिस का मतलब है ये वाल्व बेसिकली तंग हुई हुई होगी, यानी ये वाल्व क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। सो जब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन जिसमें माइट्रल वाल्व की नैरोइंग हो जाती है उसको हम माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। बात कर लेते हैं कि ये माइट्रल स्टेनोसिस होती क्यों है, फिर मैं इसके कंसिक्वेंसेस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। माइट्रल स्टेनोसिस वाल्व की नैरोइंग क्यों होती है? जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आपको याद हो, हमने कहा था उसमें मोस्ट कॉमनली जो वाल्व इफेक्ट होती है वो माइट्रल वाल्व है। इसके ऊपर वेल्वुलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इसकी नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा माइट्रल एन्यूलर कैल्सिफिकेशन होती है, यानी कि इसके ऊपर जो है वो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होगी तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रहा है जैसे कि SLE है, अमाइलोइडोसिस है, कार्सिनोइड ट्यूमर है, तो वो क्या कॉज कर सकता है, वेल्वुलाइटिस कॉज कर सकता है। अगेन वेल्व की इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन हुआ होगा उस पर, तो उसकी नैरोइंग हुई होगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और कुछ इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ जैसे कि म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस है, वो भी क्या करता है, वाल्व की नैरोइंग कॉज कर सकता है। अब आपने थोड़ा सा समझना है कि अगर नैरोइंग है तो क्या मैकेनिज्म है, और फिर उसी मैकेनिज्म पे सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स है और आसान सा ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब हम लोग इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में बेटे आपने यही बात समझनी है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि जो वाल्व है ना वो नैरो हुई है। ठीक है, अब आपको ये बताए कि लेफ्ट एट्रिया से, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रिया एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो सारा ब्लड जो है वो नीचे आता है। वैसे कुछ ब्लड जो है वो 80% वैसे ही पैसिवली नीचे आ जाता है। ठीक है, और फिर 20% ब्लड जो है वो एट्रिया को नीचे भेजना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब चूंकि ये वाल्व तंग है तो एक तो जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके इसको नीचे की तरफ भेजेगा तो ये फिलिंग फेस है ना, इस फिलिंग फेस को आपको पता है क्या कहते हैं, डायसिस्टली कहते हैं। ठीक है, सो डायसिस्टली में जब एट्रिया पावरफुली
पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करके एक नैरो सुराख में से सारा ब्लड नीचे भेजेगा, तो उस टाइम फिर एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहेंगे डायसिस्टलिक मरमर। हालांकि डायसिस्टली में नॉर्मली कोई हार्ट साउंड नहीं होती, कोई मरमर हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि एट्रिया को क्या करना पड़ता है, पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। एक ये बात आपने समझनी है, ठीक है। सो एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी है कि लेफ़्ट एट्रिया को क्या करना पड़ेगा, पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिलिंग फेस में डायसिस्टली के दौरान, इसीलिए डायसिस्टोलिक मरमर जो है वो हमें सुनाई देता है। पर मरमर मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। ये एक आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया, ठीक है। अब इस पेशेंट में होता क्या है कि चूँकि वैल्व बड़ी तंग है, तो वैल्व के तंग होने की वजह से सारा ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल्स तक जाता ही नहीं है, ठीक है। सारा ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में जाता ही नहीं है, तो ब्लड जो है वो यूजुअली रिटेन होता है एट्रिया में। जब ब्लड एट्रिया में रिटेन होता है तो इस पेशेंट का कार्डिक आउटपुट कम होगा। इस पेशेंट का कार्डिक आउटपुट कम होगा तो यूजुअली इसकी कंप्लेन होती है फटीग की। तो आप क्लिनिकल फीचर समझ रहे हैं कि इस पेशेंट में क्या हो सकता है, फटीग के साइन और सिम्टम्स जो है वो उनके साथ आता है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जब भी ये पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज के दौरान एक्सर्शनल डिस्निया स्टार्ट होता है। अब एक्सर्शनल डिस्निया क्यों स्टार्ट होता है उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि आपका जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको पता है कि वीनस रिटर्न बढ़ता है, ठीक है। और वीनस रिटर्न तो बढ़ता है, लेकिन ये सारे का सारा वीनस रिटर्न यहाँ से नीचे नहीं जाता, ठीक है। तो ब्लड की पूलिंग होती है इनटू द लेफ़्ट एट्रिया। लेफ़्ट एट्रिया की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी भी साथ साथ चल रही होगी। जब यहाँ पूलिंग होती है तो बैक फ्लो जाएगा, जैसे हमने हार्ट फेलियर में पढ़ा हुआ था, आपकी पल्मनरी सर्कुलेशन में पल्मनरी कंजेशन होगी, पल्मनरी हाइपरटेंशन होगी, पल्मनरी एडीमा होगा, जिससे पेशेंट को डिस्निया होगा। तो मोस्ट डोमिनेटिंग सिम्टम इसका क्या होता है, डिस्निया। और डिस्निया क्यों होता है, ड्यू टू पल्मनरी कंजेशन। और पल्मनरी कंजेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल में नहीं जा रहा, बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा लेफ्ट एट्रिया की इनलार्जमेंट हो रही है, एक तो चूंकि इसमें ब्लड की रिटेंशन हो रही है, दूसरा उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर एक स्ट्रेस एलिमेंट है जिससे लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो रही होगी, ठीक है। अब अगर लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो रही है ना, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, या अगर मैं कहूँ कि लेफ़्ट एट्रिया की इनलार्जमेंट है, तो इससे बड़े इंपॉर्टेंट साइन, तो अभी तक के साइन में कोई मसला तो नहीं है। चूँकि इस पेशेंट की फिलिंग वेंट्रिकल की ठीक नहीं है, तो ज़ाहिर है इंजेक्शन फ्रैक्शन कम है, कार्डिक आउटपुट कम है, तो ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो फटीग है। दूसरा, जब भी वो एक्सर्शन करता है उस टाइम बैक फ्लो जो है वो बढ़ता है टुवर्ड द पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी कंजेशन होती है, डिस्निया होता है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेसिव रिटेंशन की वजह से और लोड की वजह से क्या हो रही है, लेफ़्ट एट्रिया की इनलार्जमेंट। अब जब लेफ़्ट एट्रिया की इनलार्जमेंट है तो ये लेफ़्ट एट्रिया क्या कर रहा होता है, कॉम्प्रेस करता है दो चीज़ों को। एक तो ये आगे ईसोफेगस को कॉम्प्रेस करता है। जब ये बड़ा लार्ज लेफ़्ट एट्रिया ईसोफेगस की कॉम्प्रेशन कॉज करता है तो इस पेशेंट के सिम्टम में डिस्फेजिया इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये कॉम्प्रेस करता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, और पेशेंट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ भी आ सकता है, ठीक है। सो अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है तो इसको हम कहते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टनर सिंड्रोम। सो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ओके, सो मज़ीद क्या हो रहा होता है इस पेशेंट में, मज़ीद इस पेशेंट में ये हो रहा होता है कि जब भी लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होती है, आई गेस आप लोगों को याद है कि हमने कहा था एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, ठीक है। जब लेफ़्ट एट्रिया की एनलार्जमेंट है तो उसमें डिफरेंट मल्टीपल फोकाइज जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सो जब मल्टीपल फोकाइज बनते हैं तो पेशेंट को क्या स्टार्ट होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से क्या होती है, पैल्पिटेशन होती है, उसका दिल घबराता है, ठंडे पसीने आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ रिस्क फैक्टर क्या होता है, थ्रोम्बोसिस का। ब्लड की रिटेंशन है, यहाँ पे पूलिंग है, वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा और वो एम्बोलिज्म में जाएगा, और एम्बोलिज्म में स्ट्रोक का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम इस पेशेंट को क्या करेंगे, माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट को एंटी कोएगुलेंट्स भी देंगे। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, आई होप कि ये रिलेट हो रही होंगी, ठीक है। साथ ही अब आपने ये भी देखना है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये वाल्व तंग है और ब्लड इधर नहीं आ रहा, तो ब्लड यहाँ पूल हो रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है सारे का सारा आपकी पल्मनरी सर्कुलेशन में, और पल्मनरी सर्कुलेशन से ब्लड सारे का सारा वापस आ रहा है किधर, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में, और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया में, और इसी तरह बॉडी में पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पेशेंट जो है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में भी जाना शुरू हो जाएगा। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स में यहाँ नहीं बताऊँगी, वो आपको पता है, लेकिन ये एंड स्टेजेस में जाके होता है कि फिर पेशेंट को जो है वो
रेज जुगुलर वीनस प्रेशर होगा, एसाइटीज़ होगी, हेपाटोमेगैली होगी, एडीमा स्टार्ट हो जाएगा, तो वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम लेकिन एडवांस स्टेजेस में आएंगे। इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये सब कुछ प्रेगनेंसी में और एक्सरसाइज में ज़्यादा होता है, जब उसका वीनस रिटर्न बढ़ता है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड पूरी नहीं हो रही होती, तब ये सारी चीज़ें जो है वो और ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए थोड़े से सिम्टम्स की बात ना, मैं सिम्टम्स दोबारा रिवाइज कराती हूँ फिर हम आगे चल रहे हैं। तो सिम्टम्स में आपने याद रखना है कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, एक्सर्शनल डिस्निया की कंप्लेन होती है अपॉन एक्सर्शन, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद ये जो पेशेंट है इसमें इफ़ लेफ्ट एट्रिया की इन्लार्जमेंट हुई तो फिर हमारे पास जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क बढ़ता है और उसके वजह से ये पैल्पिटेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह के साथ आ सकता है। साथ ही हमने कहा कि लेफ्ट एट्रिया की इन्लार्जमेंट से अगर ईसोफेगस कॉम्प्रेस होगा तो पेशेंट डिस्फीजिया की कंप्लेन के साथ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टनर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सिम्टम्स जो हैं जो पेशेंट आपको बताएगा, आवाज़ भारी हो रही है, खाना निगलने में भी मसला होता है, दिल घबराता है मेरा, जैसे लगता है मेरा दिल तेज़ चलना शुरू हो गया है, मेरा सांस फूलता है, ये उसकी ज़ुबान है। अब हमने पढ़ने कुछ साइंस जो कि आपके सिनेरियो में मेंशन कर देते हैं। नाउ साइंस बहुत आसान है बेटे। सबसे पहले इसका एक साइन जो है उसको हम लोग कहते हैं मैलर फेसिस। मैलर फेसिस का ये मतलब होता है कि उसका, अब मैंने तस्वीर नहीं ली, मैं आपको दिखाती, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि उसका जो चीक्स वाला एरिया होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डस्की पिंक या रेड सा लगता है। एक और जगह पे आपको मैलर रैशेस मिलते हैं, वो एसएलई है, एसएलई के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। हमारा डस्की पिंक डिस्कलरेशन हुई हुई होती है अपर चीक्स की। ठीक है, क्या हुआ हुआ होता है, डस्की पिंक डिस्कलरेशन हुई हुई होती है चीक्स की। उसके बाद कहते हैं ये इस वजह से होता है चूँकि कार्डिक आउटपुट कम है, बॉडी में वेजो कंस्ट्रक्शन और स्टेसिस होगी, तो ये साइड इफेक्ट आ रहा होता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे एपिक्स बीट जो है वो लोकलाइज ही है। ठीक है, एपिक्स बीट जो है उसको कुछ भी नहीं होता, लेकिन पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो बीट जो है वो टैपिंग होती है, लेकिन वो अपने एरिया में ही होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही मिलती है। हार्ट साउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो जो S1 और S2 हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होती हैं और प्रोमिनेंट जो हैं वो आपको सुनाई दे रही होती हैं। ठीक है, सो लाउड होती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं, और ये तब हो जाता है जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने दो मरमर जो है वो समझने हैं। ठीक है, एक वो कहता है कि हमारे पास ना मिड डायसिस्टोलिक मरमर होता है एट एपेक्स। अब मिड डायसिस्टोलिक मरमर क्यों होता है वो मैंने आपको समझाया है कि नॉर्मली हमने कहा था कि हमारे पास S1 होती है, S2 होती है। ठीक है, ड्यूरिंग सिस्टली और फिर डायसिस्टली की स्टेज आती है, फिर सिस्टली में S1 होती है, फिर S2 होती है, और डायसिस्टली में कोई हार्ट साउंड नहीं होती, कोई मरमर नहीं होता। लेकिन इस पेशेंट में क्या होगा कि S2 के फ़ौरन बाद यहाँ पे एक मरमर अपेयर होगा डायसिस्टली में, जिसको हम कहते हैं अर्ली डायसिस्टोलिक या मिड डायसिस्टोलिक मरमर। और ये इस वजह से हो रहा होता है बेटे क्योंकि यहाँ पे नर्विंग है, तो जब यहाँ से ब्लड फोर्सफुली नीचे जाएगा तो एक आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, मिड डायसिस्टोलिक मरमर। ये जो मिड डायसिस्टोलिक मरमर है ये लेफ्ट लेटरल डीक्यूबिटस पोजीशन में अच्छा सुना जाता है, और वो भी जब पेशेंट को हम कहेंगे अपना सांस जो है वो बाहर निकालें, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये अच्छा सुनाई देगा। ये जो मरमर है बेटे इसको हम लोग ओपनिंग स्नैप भी कहते हैं। ठीक है, क्या भी कहते हैं, ओपनिंग स्नैप कहते हैं, क्योंकि S2 के फ़ौरन बाद ये अपेयर हो जाता है। हाई पिच अर्ली, सॉरी, एक हमारे पास जो है वो अच्छा एक लो पिच्ड होता है, सॉरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन, एक हमारे पास जो है लो पिच्ड मिड डायसिस्टोलिक मरमर होता है, और एक हमारे पास होता है ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप का मतलब होता है अर्ली डायसिस्टोलिक मरमर। ठीक है, अर्ली डायसिस्टोलिक मरमर, और ये अर्ली डायसिस्टोलिक मरमर क्या होगा, हाई पिच होगा। जब ये ओपनिंग स्नैप आ जाती है ना, दिस इज ओपनिंग स्नैप, ये फ़ौरन S2 के बाद आ जाता है। एक तो होगा बिल्कुल मिड में जाके आता है ना, ये फ़ौरन S2 के बाद आ जाता है, इसको ओपनिंग स्नैप कहते हैं। ये हाई पिच्ड होता है और ये S2 को फॉलो कर रहा होता है। ओपनिंग स्नैप जितनी भी S2 के क्लोज़र होती जाएगी उतना हम कहेंगे माइट्रल स्टेनोसिस सुवेयर होता जा रहा है। तो माइट्रल स्टेनोसिस की सुवेरिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो उसने बताया हुआ है। एक तो वो कहता है कि ये ओपनिंग स्नैप जितना S2 के क्लोज़र होता जाएगा हम कहेंगे डिजीज़ उतना स्वेयर है। जितना ओपनिंग स्नैप का ड्यूरेशन यानी इस मरमर का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, यानी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, उतना हम कहेंगे कि माइट्रल स्टेनोसिस स्वेयर है। बाकी इसकी इंटेंसिटी के साथ स्वेरिटी डील नहीं करती। एक और मरमर है जिसे हम कहते हैं ग्राम स्नेल मरमर। ठीक है ना, व्हाट इज़ ग्राम स्टील मरमर? ग्राम स्टील मरमर बेसिकली हमें जो है वो पल्मोनरी एरिया पे सुनाई देता है, उसकी भी बात करते हैं। सो अगर ग्राम स्टील मरमर हमें सुनाई दे रहा हो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। और मैंने कहा अगर पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में पेशेंट जाता है तो वो एडवांस स्टेजेस है और सुवेरिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, और मैलर फेसेस जो है, जो कि हमने कहा कि
अपर जो आपके चीक्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस हुई हुई होती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि वो सिविरिटी को इंडिकेट कर रहा है। सो ये इसकी सिविरिटी के साइंस हैं। बहरहाल मैंने भी यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया, लेकिन साइंस के अंदर हम मरमर्स की बात कर रहे थे। तो मरमर्स में आपने ये याद रखना है कि एक हमें मिड डायसिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है, ठीक है, और ये मिड डायसिस्टोलिक मरमर बेसिकली लो पिच्ड होता है। एक हमने कहा बिल्कुल डायसिस्टली के स्टार्टिंग में अर्ली डायसिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है फ़ौरन S2 के बाद, और इसको हम ओपनिंग स्नैप कहते हैं, और ये ओपनिंग स्नैप सिविरिटी के साथ रिलेटेड होता है। तीसरा जो मरमर है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम स्टील मरमर। क्या कहते हैं? ग्राम स्टील मरमर कहते हैं। और ये ग्राम स्टील मरमर आपने याद रखना है हाई पिच्ड मरमर है, और ये डी क्रिसेंडो मरमर होता है। इसका मतलब है इसकी इंटेंसिटी पहले ज़्यादा होती है और फिर आहिस्ता 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 इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये वाला जो मरमर है ये आपको सुनाई देता है लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, जो कि बेसिकली पल्मनरी एरिया होता है हमारा, ठीक है। सो लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पल्मनरी एरिया में, ठीक है। सो ये पल्मनरी एरिया में सुनाई दे रहा था, जबकि वो ओपनिंग स्नैप एपेक्स पे सुनाई देता है, ठीक है। और ये तब हो रहा होता है जब ज़ाहिर है पल्मनरी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, पल्मनरी हाइपरटेंशन होती है, और जब पल्मनरी हाइपरटेंशन है, पल्मनरी वाल्व की रीगर्गिटेशन हो रही होती है, उस टाइम ये सुनाई देता है। सो ये आपने याद रखना है। सो दिस इज़ इट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो है वो साइंस है। लास्ट थिंग आ जाती है कि हम इस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर भी एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटे। ECG पे आपको बताया कि एट्रियल एनलार्जमेंट में हमने कहा था कि उसकी जो लेंथ और विड्थ होती है P वेव की वो ज़्यादा होती है, या फिर हमारे पास सम टाइम ऐसे वाली P वेव भी आती है जिसको हम कहते हैं बाइफिड P वेव, ठीक है। जब वो कहता है कि एक तो बाइफिड P वेव मिल सकती है, एक ये होगा कि हमने कहा था अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है, अगर मैं ठीक हुई तो आप लोग मुझे करेक्ट करना, उसमें मेरा ख्याल है इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। सो जिसको हम कहते हैं P माइट्रेल, ठीक है। सो P माइट्रेल मिल सकता है, बाइफिड मिल सकती है, या हो सकता है P वेव हो ही ना, ऐसे हो जो कि इंडिकेट करेगा एट्रियल फिब्रिलेशन, वो भी इसी के अंदर शामिल हो सकती है, क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में जा सकता है। तो ECG पे ये तीनों चेंजेस मिल सकते हैं। चेस्ट एक्सरे वाली फाइंडिंग वो आपके सिनेरियो में ज़्यादातर बता देता है, जिसमें वो ये बताता है कि आपका जो हार्ट है ना, उसके जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रेटन हुए होते हैं। स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर्स, आपका जो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर होता है एट्रियल हाइपरट्रॉफी की वजह से वो बहुत स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस है उसकी हमें एलिवेशन मिल रही होती है, और साथ में ज़ाहिर है पल्मनरी कंजेशन है, पल्मनरी वीनस एडीमा है, तो वो चेंजेस भी ECG चेस्ट एक्सरे पे नज़र आ जाते हैं, ठीक है। लास्टली चीज़ जो है वो हमने एको करनी होती है। एको के बारे में कहता है कि ट्रांसथोरेसिक एको जो है वो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में आती है। ट्रांस इसोफेजियल भी एक्यूरेट है, और ये बेसिकली ट्रांस इसोफेजियल और ट्रांसथोरेसिक एको हमें क्या बताएंगी, ये हमें बताएंगी कि अगर वहाँ पे कोई भी कस्प की नर्विंग हुई हुई है, ठीक है, कोई भी उनकी थिकनिंग हुई हुई है, कोई भी अगर हम देखें कि उनके अंदर जो है वो कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, या फिर हम देखें कि लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज हुआ हुआ है, तो जितना भी स्ट्रक्चरल चेंज आना है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, वॉल्व्स कैसी हैं, वॉल्स कैसी हैं, ये सारे चेंजेस बेसिकली हमें कहाँ से पता चलते हैं, एको से ही पता चलते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज़ द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट बहुत 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 ज़्यादा आसान है बेटे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो बातें हैं वो आपको पहले ही आती होंगी। सो इफ़ एट्रियल फिब्रिलेशन का खतरा है तो आपको बताया हम पेशेंट को क्या देते हैं, हम पेशेंट को वारफरिन देते हैं। और एट्रियल फिब्रिलेशन में हमने उसका जो रेट और रिदम कंट्रोल करनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, उसके लिए हम कैल्शियम ब्लॉकर देते हैं, उसके लिए हम डिजॉक्सिन देते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने कहा कि चूँकि ये पेशेंट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पल्मनरी एडीमा और कंजेशन होता है, जिसकी वजह से डेस्निया होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को क्या दे रहे होते हैं, डाययूरेटिक्स देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम डाययूरेटिक्स देते हैं, और उसको कहते हैं कि वो सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेगा। बाकी प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं होती हैं, लेकिन ज़ाहिर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है तो फिर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हम वेल्व्यूलोप्लास्टी वैसी होती है जैसे एंजियोग्राफी होती है, इसमें हम जो है वो कैथेटर पास करते हैं वेन्स के थ्रू, और अंदर जाके ये जो वैल्व्स है यहाँ पे बैलून को इन्फ्लेट करके इसको डायलेट करते हैं, खुला करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बैलून वेल्व्यूलोप्लास्टी, ठीक है। लेकिन अगर इससे ना हो और इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगी, तो फिर हमें ज़ाहिर है वैल्व रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। वेल्व्यूलोप्लास्टी हम कब करते हैं? वेल्व्यूलोप्लास्टी हम तब करते हैं
जब सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ माइट्रल स्टेनोसिस हो, माइट्रल रीगर्गिटेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास जो वैल्व है वो नॉन कैल्सिफाइड हो, तभी हम ये वैल्व्यूलोप्लास्टी करते हैं और लेफ़्ट एरिया फ्री ऑफ थ्रोम्बस हो, यानी लेफ़्ट एट्रिया में थ्रोम्बस ना हो। इफ़ वो कहता है कि माइट्रल स्टेनोसिस के साथ माइट्रल रीगर्गिटेशन भी है, कैल्सिफिकेशन भी है और थ्रोम्बस भी है, तो फिर हम जो है वैल्व्यूलर रिप्लेसमेंट करते हैं। सो दिस इज़ इट। अब ये सारे का सारा आपसे मरमर बता देंगे कि जी डायसिस्टोलिक मरमर था, ये था, वो था, तो ये सारी की सारी चीज़ आपने पढ़नी है। इसमें कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो उनसे पूछें। थैंक यू।